हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो एक बार फटाफट से बताओ कि ऑडियो एंड वीडियो कैसा आ रहा है आप लोगों के पास। मैं अच्छे से ऑडिबल एंड विजिबल हूँ। फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस सेशन को, जिसके अंदर हम करने वाले हैं वन शॉट में ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर को ख़त्म। एक बढ़िया चैप्टर है, मॉडर्न फिजिक्स यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स यहाँ से शुरू होती है बेटा। तो एक बढ़िया चैप्टर इसलिए है क्योंकि आसान है, इजी है, थ्योरी है, सिर्फ समझनी है। ठीक है, तो एक बार फटाफट से बताओ ऑडियो वीडियो कैसा आ रहा है। मैं अच्छे से ऑडिबल विजिबल हूँ आप लोगों को। फिर स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस क्लास को। जल्दी से बता दीजिए। चलिए, तो एक बार मैं शेयर कर देता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ मिनट। चलिए, तो शेयर हो गया है भैया। जल्दी से एक बार फटाफट से ऑडियो वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में लिख दो कि सब कुछ सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। चलो यार, स्टार्ट करते हैं अभी। हेलो 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 हेलो, सभी को हेलो। चलिए, तो आज इस क्लास में करेंगे बेटा जी मॉडर्न फिजिक्स शुरू। और मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहले आज कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? 11वां चैप्टर है क्लास 12th का। ठीक है, जिसमें ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर को करेंगे। दोगलापन पढ़ेंगे लाइट का। जो रेडिएशन है वो लाइट है, उसके दो नेचर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रेडिएशन एंड मैटर के भी दो पढ़ेंगे। ड्यूल, ड्यूल मतलब दोगले चेहरे, दो चेहरे। ठीक है, आजकल मतलब समाज में तुम्हें मिलते होंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे या कोई भी ऐसा जानने वाला तुम्हारा होगा कि तुम्हारे सामने कुछ और बात बोलता है और फिर जाके कहीं और कुछ और बात बोलता है ना। तो वो दोगले चेहरे होते हैं। तो इसी तरीके से अभी लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। लाइट के दोगले चेहरे हम पढ़ने वाले हैं। ओके बेटा, चलिए। तो सबसे पहले ये भाई कुछ टॉपिक्स, कुछ नहीं मतलब पूरा चैप्टर यहाँ पे कवर हो रहा है। ठीक है, वेव नेचर तक हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई पूरे का पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। साथ में आप लोगों को क्या करना है बेटा जी? साथ में आप लोगों को क्या करना है? जो एम्बाइब लेंस है उसको डाउनलोड कर लेना है। एम्बाइब लेंस क्या है सर? देखो बेटा, आप लोगों को कोई चीज़ नहीं आती तो आप लोगों को क्या करना है? एम्बाइब लेंस को डाउनलोड करके उसको स्कैन करना है, जो चीज़ तुम्हें नहीं आती है। तो उससे रिलेटेड जो एकेडमिक वर्ड्स होंगे वो सारे के सारे हाईलाइट हो जाएंगे और उनसे रिलेटेड 3D मॉडल्स, वीडियोस सब आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, ओके बेटा। क्या हुआ भैया, लैग हो गया क्या? चैट क्यों रुक गई है? घर में ही मिल जाएंगे। अरे भाई पढ़ ले, घर वाला कोई ये क्या हो गया भैया? रुको यार एक मिनट, ये क्या हुआ? क्लास की रुक गई है, स्लो हो गया है। यार लैग हो रहा है क्या? बताना एक बार। होना तो नहीं चाहिए वैसे। नहीं, ठीक है, बट यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। चलो कोई बात नहीं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आज की क्लास में कवर करने वाले हैं हम। और अभी बढ़ते हैं फिर आगे की तरफ। और जो बच्चे मेरे बारे में नहीं जानते तो जान लो भाई, मेरा नाम है सुनील जांगड़ा और मैं पिछले 6 साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। क्लास 11, 12 एंड नीट के लिए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन हो गए हैं मुझे 6 साल पढ़ाते हुए। साथ में आप लोग जो एम्बाइब की ऐप है, मतलब जो क्लासेस हैं वो आप वेबसाइट पे भी लगा सकते हो, साथ में ऐप पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये रही सारी की सारी ऐप्स जो आप लोगों को ज़रूर से भैया इंस्टॉल कर लेनी चाहिए। VLE ऐप, वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट है ये। इसमें आप लोगों को एक्सपेरिमेंट के बारे में सब कुछ पता लग जाता है, कैसे एक्सपेरिमेंट होते हैं, कौन सा अपरेटस यूज़ होता है, सब कुछ यहाँ पे पता लग जाता है। इसको डाउनलोड कर लेना। एम्बाइब ऐप आप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आप बहुत सारी बुक्स को एक्सेस कर पाओगे। और लेंस के बारे में तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को
बता दिया है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें। हाँ बेटा वो मंडे तक आएगा, मतलब नेक्स्ट वीक ही आएगा वो। ठीक है, आ जाएगा वो भी, सो डोंट वरी। तो अभी स्टार्ट करते हैं ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर। ठीक है, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर को करने वाले हैं। ठीक है, रेडिएशन एंड मैटर को करने वाले हैं। क्लियर है बेटा? तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को क्या चीज आनी चाहिए? इसमें सबसे पहले आप लोगों को क्या चीज आनी चाहिए? एक मिनट। इसमें सबसे पहले आप लोगों को क्या चीज आनी चाहिए वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। देखिए, हम शुरुआत करेंगे एक छोटे से इफेक्ट से, जो कि है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या कर देता है ये इफेक्ट? ध्यान से सुनना, क्या कर देता है ये इफेक्ट? क्या कर देता है ये इफेक्ट? हमारे पास क्या है कि एक मेटल पीस है, हमारे पास क्या है कि एक मेटल पीस है, ये एक मेटल पीस है। ठीक है, इस मेटल के पीस में यहाँ पे सरफेस पे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। सरफेस पे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस पे क्या करते हैं कि लाइट को फॉल कराया जाता है। इस पे क्या होगा? लाइट को फॉल करवाया जाता है इसे। ठीक है, ये क्या है? इंसिडेंट रेडिएशन है। ये क्या है? इंसिडेंट रेडिएशन है। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है तो फोकस रखेंगे सिर्फ समझने पे, ज़्यादा बड़ी बड़ी डेफिनेशन ये वो सबको नोट्स के थ्रू आप लोग याद कर लेना। और वो नोट्स आप लोगों को मिलेंगे यूट्यूब पे ही, सर्च कर लेना। चैप्टर 11 ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, नोट्स बाय सुनील जंगरा सर। ठीक है, ओके बेटा, चलिए। तो भाई लाइट को फॉल कराया किसी एक मेटल पे, और इसके सरफेस में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स पड़े, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन बाहर आना शुरू हो जाते हैं। भाई एनर्जी लेते हैं और ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बाहर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोला जाता है? फोटो इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोला जाता है? फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। इनके द्वारा जो बनेगा करंट उसको बोला जाएगा भैया फोटो करंट। इनके द्वारा जो करंट बनेगा उसको क्या बोला जाएगा? फोटो करंट बोला जाएगा। इन सब में फोटो फोटो क्यों आ रहा है? हाँ जी, इन सब में फोटो फोटो का नाम क्यों आ रहा है ये आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, ध्यान से सुन लो। फोटो फोटो मतलब जो लाइट से डील कर रहे हैं, जो लाइट से डील कर रहे हैं भैया, इसलिए यहाँ पे हर एक चीज में क्या आ रहा है? फोटो आ रहा है। समझ आया? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास ये होता है कि लाइट को इंसिडेंट करवाना सॉरी, कहाँ पे? मेटल पे, और उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का बाहर आना, वो कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब जो ये एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ध्यान से सुनना। अब ये जो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको अलग सॉरी दो तीन दिन से यार, 2-3 दिन नहीं, वैसे तो हफ्ता होने को ही है, बीमार हूँ तो थोड़ा एडजस्ट करना। ओके, चलिए बेटा, नेक्स्ट वीक आएगा, सो डोंट वरी। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो एमिशन हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, उसको करने के अलग अलग प्रोसेस होते हैं। जैसे कि एक होगा आप लोगों के पास क्या? थर्मियोनिक एमिशन। हाँ जी, क्या होगा? थर्मियोनिक एमिशन होगा। ओके, एक होगा आप लोगों के पास क्या? थर्मियोनिक एमिशन। दूसरा क्या होगा आप लोगों के पास? फील्ड एमिशन। क्या होगा? फील्ड एमिशन। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें बता रहा हूं। और तीसरा हमारे पास क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तीसरा हमारे पास क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ओके, अब पूरी कहानी तुम्हें समझाऊंगा मैं, ध्यान देना। यहीं पे इसी स्लाइड पे सब कुछ समझाने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना। एमिशन के 3 प्रोसेस है। थर्मियोनिक एमिशन, नाम से पता लग रहा है, थर्मियोनिक का मतलब हीट करके, कि मेटल सरफेस को हीट करके वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, इस थर्मियोनिक एमिशन। फील्ड एमिशन का मतलब कि उसको स्ट्रॉन्गली, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसको रख दिया जाता है। ठीक है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेते हैं और वो बाहर आ जाते हैं मेटल के सरफेस से। तीसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें लाइट को इंसिडेंट कराया जाता है। और लाइट जो होती है भैया, ये सुटेबल फ्रीक्वेंसी की होती है। कैसी फ्रीक्वेंसी की होती है? सुटेबल फ्रीक्वेंसी की, जो अभी आगे आप लोगों को ये चीजें समझ में आने वाली है। सुटेबल फ्रीक्वेंसी की होती है, जो आगे आप लोगों को ये चीजें समझ में आने वाली है। बताइए भाई, यहां तक बेसिक जो है वो सारे का सारा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फटाफट से बताओ, जल्दी से, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ।
ठीक है। चलिए, तो स्टार्टिंग कैसे हुई इन बातों की, स्टार्टिंग कैसे हुई इन बातों की वो देख लेते हैं। देखिए यार, सबसे पहले ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, ये जो हर्ट्ज जी थे, है ना, उन्होंने ऑब्जर्व किया था, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया था, ऑब्जर्व दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ध्यान से सुनना, यहीं से तुम्हें पता लगेगा कि नेचर क्या है, लाइट का नेचर क्या है, ठीक है। हर्ट्ज जी ने ऑब्जर्व किया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, ओके। और इनके जो एसोसिएट थे, इनके जो एसोसिएट थे, क्या नाम था भैया, लिनार्ड। तो उन्होंने किया इसको परफॉर्म, उन्होंने किया इसको परफॉर्म। और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि काइनेटिक एनर्जी जो है किसकी, ऑफ इलेक्ट्रॉन की, वो इंडिपेंडेंट थी, इंडिपेंडेंट थी किसके, किसके, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, इंडिपेंडेंट टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, ठीक है। सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से भैया, सुनना ध्यान से। इतनी बात समझ में आई, यस और नो, फटाफट से एक बार बताओ, ठीक है, ओके। देखो ध्यान से, हर्ट्ज जी थे, हर्ट्ज जी ने क्या किया, ऑब्जर्व किया इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, उसको परफॉर्म किसने करके देखा भैया, उनके एसोसिएट लिनार्ड जी ने। इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हुई, आइंस्टाइन जी भी आएंगे, तो मैं बताता हूं, अभी रुको ध्यान से, ठीक है। उन्होंने बताया कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन की, ये जो बाहर आ रहे हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी, वो इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट होती है भाई, जितनी लाइट यहां से आ रही होगी, इंटेंसिटी आ रही होगी, उसके इंडिपेंडेंट होती है। क्लियर है इतनी बातें, जल्दी से एक बार फटाफट से बताइए। ठीक है, ओके। उसके बाद कौन है भाई, ये है पहला नंबर, ये है दूसरा नंबर। उसके बाद कौन है, उसके बाद आए जी मिलीकैन, मिलीकैन, है ना, कौन है, मिलीकैन। उन्होंने क्या बताया कि यहां पे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, एमिशन होता है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा, एमिशन होगा, जिसको उन्होंने नाम दिया क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको उन्होंने नाम दिया क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है, ये भी बात समझ में आ गई होगी। फिर इसके बाद क्लासिकल फिजिक्स की बात बोली गई, इसके बाद क्या बोली गई, क्लासिकल फिजिक्स की बात बोली गई कि कुछ भी भाई फ्रीक्वेंसी का चक्कर नहीं है, इंटेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तीसरे नंबर के बाद अब चौथे पे चलते हैं। चौथे पे क्या हुआ कि क्लासिकल फिजिक्स में अगर मैं बोलूं तो बोला गया कि भाई क्या है, मतलब थ्रेशोल्ड की फ्रीक्वेंसी की उन्होंने ना कर दी। इन्होंने क्या बोला कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है भैया वो होती ही नहीं है, वो होती ही नहीं, इन्होंने ये बोल दिया। मतलब इनका कहना था कि जो इंटेंस बीम है, इंटेंस बीम है, बीम है, वो क्या करेगा, एमिशन करेगा ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, ऑफ वेरी, ऑफ नहीं लिखो तुम, लिखो विद हाई काइनेटिक एनर्जी। ये बात बोली गई, ये बात बोली गई, ठीक है। सबसे पहले हर्ट्ज जी ने ये एक्सपेरिमेंट देखा, उनके एसोसिएट लिनार्ड जी ने करके दिखाया, और काइनेटिक एनर्जी और किसके बीच का रिलेशन बता दिया, इंटेंसिटी का, कि काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रही है, बात खत्म हुई। फिर उसके बाद कौन आए भाई साहब, कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, मिलीकैन, जिन्होंने एक फ्रीक्वेंसी बता दी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कि भाई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तो होनी चाहिए, इससे नीचे एमिशन नहीं होगा, और उससे ऊपर तो उस पे, उस पॉइंट पर उससे ऊपर एमिशन होगा। फिर क्लासिकल फिजिक्स बोलती है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कोई चक्कर ही नहीं है भाई, इंटेंस बीम सफिशिएंट है टू एमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, ये इन्होंने बोल दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, एक कहानी और थी, एक कहानी और थी जो लिनार्ड जी ने बोली थी। उन्होंने बोला था कि भैया मान लो एक ब्राइट सोर्स है, मान लो एक ब्राइट सोर्स है, ठीक है, और एक डिम सोर्स है, और एक क्या है, डिम सोर्स है, डिम सोर्स है। तो भैया ये भी एमिशन करेगा इलेक्ट्रॉन्स का, ये भी एमिशन करेगा इलेक्ट्रॉन्स का, और ये भी एमिशन करेगा इलेक्ट्रॉन्स का। तो तभी तो उन्होंने बोला था कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड नहीं कर रही है, किस पे डिपेंड नहीं कर रही है भैया, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो उन्होंने बोला कि ब्राइट सोर्स हो वो भी एमिशन करेगा, डिम सोर्स है वो भी एमिशन करेगा, ठीक है। साथ में क्या बोला भाई,
एक और चीज यहां पे ये हो सकता है कि भाई ब्राइट सोर्स के केस में जो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन वो मोर होंगे, ज्यादा होंगे। यहां पे नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन वो कैसे होंगे, लेस होंगे। ठीक है, तो यहां पे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहे थे वो ज्यादा है तो ज्यादा करंट बनेगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, इजेक्शन जो हो रहा है वो कम है तो करंट कम बनेगा। तो लिनार्ड जी ने ये बात सारी बोल दी थी कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। फिर उनके बाद, सबके बाद कौन आए भाई, आइंस्टाइन जी आए। कौन आए, आइंस्टाइन जी आए, और उन्होंने बात बोली कि भैया ये सब क्यों हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहे हैं, कैसे सरफेस से बाहर आ रहे हैं। कि भैया ऐसा हो रहा है कि जो लाइट है वो किससे बनी हुई है, टाइनी पार्टिकल से बनी हुई है। किससे बनी हुई है भैया, टाइनी पार्टिकल से बनी हुई है। मतलब बोलो कि एनर्जी पार्टिकल से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, एनर्जी पार्टिकल से बनी हुई है। ठीक है, समझ में आया। उन्होंने बोला, अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने बोला कि जो लाइट है वो टाइनी पार्टिकल से बनी हुई है, और तभी तो क्या हो रहा है कि ये जो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का चक्कर है, ये तभी इस तरीके की कंडीशन फॉलो हो रही है। अभी बताने वाला हूं, रुको। तो भैया एनर्जी पार्टिकल्स, या फिर आप बोल सकते हो कि पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, जिसको क्या बोला गया, क्वांटा, और बाद में क्या बोला गया भैया, फोटोन। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि लाइट किससे बनी हुई है, फोटोन से बनी हुई है। और हर एक फोटोन के पास एक एनर्जी होगी, जो कितनी होगी बेटा जी, E इज इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी। क्लियर, जल्दी से बताइए। ठीक है, तभी इन्होंने बोला कि देखो मान लीजिए ये एक क्या है, सरफेस है, मेटल सरफेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पे बोला गया कि लाइट आ रही है। अब लाइट बनी है पार्टिकल से, टाइनी पार्टिकल, फोटोन से, तो वो फोटोन जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन के पास, उनको एनर्जी दे रहे हैं, और वहां से फिर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर आ रहा है। समझ में आई चीजें, यस और नो, फटाफट से एक बार सभी बच्चे बता दीजिए। क्लियर है, हाँ जी। क्या होगा यार, हाई उस पे चलती नहीं है। जस्ट अ मिनट, बड़ी स्क्रीन पे चैट ही नहीं दिख रही। क्लियर है इतना, तो समझ में आया। तो अभी पढ़ने वाले हम फोटोन के बारे में, मतलब वहां से हमें पता लग गया कि लाइट किससे बनी है भैया, फोटोन से बनी हुई है। तो फोटोन क्या है भैया, पैकेट ऑफ एनर्जी है। क्या है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, समझ आया। इसकी जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, फोटोन एनर्जी कितनी होती है भैया, हाँ जी, फोटोन एनर्जी कितनी होगी, फोटोन एनर्जी होगी E इज इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी। ठीक है, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या होता है ये, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। ओके, ठीक है, जिसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हो गया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हो गया। अब इस फ्रीक्वेंसी को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, देखो C क्या होता है, फ्रीक्वेंसी लैम्डा होता है। अगर मुझे फ्रीक्वेंसी लिखना है तो मैं C बाय में लैम्डा कर दूं, तो मैं E को ऐसे भी लिख सकता हूं, H फ्रीक्वेंसी C बाय में लैम्डा, C बाय में लैम्डा। अब लैम्डा देखो यार नीचे है। अब ये भी बोल सकते हो कि लो वेवलेंथ की जब लाइट हम फॉल कराएंगे, तो उसे क्या होगा, वहां पे एमिशन होगा। या फिर बोलो कि एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी हो, क्या हो, एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी हो। क्लियर, ओके। चलिए तो सुनो ध्यान से, भैया फोटॉन्स क्या है, पैकेट ऑफ एनर्जी है। क्या है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। लाइट किससे बनी है, टाइनी पार्टिकल से बनी हो। वो पार्टिकल्स क्या है भाई, छोटे छोटे पैकेट्स है, पैकेट्स है एनर्जी के, छोटे छोटे पैकेट्स है। तो उनकी एनर्जी कितनी होती है, इज इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, अब C कैसे लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट। या स्पीड को कैसे लिख पाओगे आप,
फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा से लिख पाओगे, तो फ्रीक्वेंसी अगर निकालूंगा सी बाय लैम्डा, सी को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे पुट करूंगा तो ई का रिलेशन ये आ जाएगा एच सी बाय में लैम्डा। ठीक है, और क्या क्या चीजें होती हैं फोटोन के बारे में वो सारी चीजें मैं तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, और क्या क्या चीजें होती हैं फोटोन के बारे में वो भी बता देता हूँ। जो रेस्ट मास होता है भैया फोटोन का, रेस्ट मास ऑफ फोटोन वो क्या होता है, इज जीरो, वो जीरो होता है, याद रख लेना। ठीक है, रेस्ट मास जो होगा फोटोन का वो जीरो होगा। अभी तक ये डिफाइन नहीं हुआ कि कितना होने वाला है, तो जीरो बोलोगे। ठीक है, अब जैसे कि आप लोगों को इक्वेशन पता होती है, E इज इक्वल टू एम स्पीड ऑफ लाइट, उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहां से हम इसका m निकाल सकते हैं, तो ये बनेगा E बाय में c स्क्वायर, तो काइनेटिक मास बोल दोगे, ये इसका काइनेटिक मास है। अगर तुम्हें कोई बोलेगा काइनेटिक मास निकालो तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, फोटोन भाई साहब, फोटोन क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं एक तरीके से, तो आप बोलोगे हैज नो चार्ज, इनके पास कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, सो दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर क्लियर क्लियर, जल्दी से बताइए फटाफट से। हाँ जी, अगर मैं मोमेंटम की बात करूं, मोमेंटम की बात करूं, किसकी, मोमेंटम ऑफ फोटोन की, मोमेंटम ऑफ फोटोन की अगर मैं बात करता हूं तो वो क्या होने वाली है। देखिए E इज इक्वल टू है एम सी स्क्वेयर, तो E अपॉन में C कर दूं और यहाँ पे M इंटू में C कर दूं, मतलब इस C स्क्वेयर को मैं नीचे ले आया ना, एक को नीचे ले आया तो एक सिंगल बचा यहाँ पे C, तो E बाय C ये हो गया आप लोगों का P, क्या हो गया, P हो गया, क्योंकि ये है मास, ये है स्पीड। ठीक है, तो उसको आप बोल दोगे मोमेंटम, तो ऐसे बोल सकते हो इस P को, और आप ऐसे लिख सकते हो, E की वैल्यू क्या आती है H फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे C हो गया। अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे इस रिलेशन को ऐसे लिख दूं, फ्रीक्वेंसी बाय में C, तो क्या ये 1 बाय लैम्डा हुआ, तो इसका मतलब P को मैं H अपॉन में लैम्डा भी लिख सकता हूं। क्लियर, समझ में आ रही है चीजें, यस और नो। विकास भाई स्पैमिंग मत कर, पढ़ ले भाई पढ़ ले, ठीक है, स्पैमिंग मत कर। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, या नहीं आई है तो वो बता दो भाई। हाँ जी, इतनी बातें समझ में आई या नहीं आई फटाफट से एक बार बता दीजिए। क्लियर है, नेक्स्ट वीक तक तो सब वन शॉट ही खत्म हो जाएंगे सारे के सारे। एक वन शॉट में अभी तुम्हें सैटरडे करवा दूंगा। ठीक है, उस दिन क्या करवा रहे हैं हम, एटम्स करवा रहे हैं, और मंडे नहीं ट्यूसडे और थर्सडे को बाकी जो बचे वन शॉट खत्म, क्लास 12 का चैप्टर खत्म। फिर उसके बाद मोस्टली क्लासेस मेरी ऐप पे होंगी बेटा। देखो बेटा मोमेंटम वाला ध्यान से देखो, यहां से देखो हमने क्या किया है, E इज इक्वल टू एनर्जी और मास की जो रिलेशन है वो लिखी, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर लिखा। यहां से एम सी स्क्वायर जो है उसको ऐसे लिख सकते हो ना, एम सी इंटू में सी लिख सकते हो ना भैया। ठीक है, तो यहाँ पे जो C बचा इसको मैंने इसके नीचे लिख दिया ना, तो मास इंटू वेलोसिटी या मास इंटू स्पीड वो क्या बना, मोमेंटम। तो P क्या हुआ, E बाय में C, E की वैल्यू क्या होती है H फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे हो गया H फ्रीक्वेंसी, नीचे हो गया देखो H फ्रीक्वेंसी, नीचे क्या हो गया C। अब फ्रीक्वेंसी बाय में C को कैसे लिख सकते हैं भैया, ऐसे लिख सकते हैं, 1 बाय लैम्डा से लिख सकते हैं। बताइए फटाफट से इतनी बातें समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, क्लियर है। हाँ, अब तो समझ में आ गया। महिमा, नाम है महिमा सिंह, और बाद में लिख रहा है कि ओके समझा सर, समझा सर। अरे भाई फिर अगर तू लड़का है तो लड़के वाला नाम रख लेना है। चलिए आगे बढ़े, चल। तो नेक्स्ट है एक और खास बात, अगर फोटोन, एक मिनट ऐसे लिखो, इन फोटोन पार्टिकल कोलिजन, इन फोटोन पार्टिकल कोलिजन, जो एनर्जी है एंड मोमेंटम, एनर्जी एंड मोमेंटम जो होती है इसकी ऑफ
फोटोन रिमेन कंजर्व्ड, रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है बेटा, ये याद रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी है आप सभी के लिए। तो मोस्टली चीजें फोटोन के बारे में हमने पढ़ ली है, मोस्टली चीजें फोटोन के बारे में हमने पढ़ ली है। ठीक है, क्लियर है? यस और नो फटाफट से एक बार बता दीजिए। चलिए, अगर तुमसे कोई पूछ ले नंबर ऑफ फोटॉन्स, क्वेश्चन आ जाता है कई बार नंबर ऑफ फोटॉन्स का, तो फिर कैसे निकालोगे भैया? उसको लिखेंगे स्मॉल एन से, यहां पे लिखेंगे पावर मींस पी, और नीचे लिखेंगे एनर्जी मींस ई। ठीक है, ये पावर किसकी है? मान लीजिए आप लोगों के पास एक लैंप है, आप लोगों के पास क्या एक लैंप है जिसकी पावर पी ली है हमने, तो वो पावर हमने यहाँ पे लिखी है। मतलब जहां से लाइट निकल रही है, एक लैंप हमने माना जिसकी पावर पी है, तो लाइट निकल रही है, उसमें से फोटॉन्स आ रहे हैं, उनकी एनर्जी ये है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स को लिखा जाता है पी बाय में ई से। किससे लिखा जाता है भैया? नंबर ऑफ फोटॉन्स को पी बाय में ई से लिखा जाता है। अब पी बाय में ई इज एच फ्रीक्वेंसी, ऐसे भी लिख सकते हो। तो बहुत सारी रिलेशन बनती है जो आप लोग खुद से कर सकते हैं। ठीक है, और जो फोटॉन्स है भैया वो किस स्पीड से चलते हैं, कोई बताएगा? हाँ जी, फोटॉन्स जो है किस स्पीड से चलते हैं वो बताएगा। सर प्लीज 5 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन वाले क्वेश्चन करवा दीजिएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सीरीज फिर यही स्टार्ट कर लेते हैं। बताओ जल्दी से, किस स्पीड से चलती है भैया? मतलब फोटॉन्स जो है वो किस स्पीड से चलते हैं, फटाफट से बता दो जल्दी से। यस 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 यस, तो किस स्पीड से चलते हैं वो? स्पीड ऑफ लाइट से। तो फोटॉन्स ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट, photons travel with the speed of light in vacuum 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो ये कुछ खास बातें हैं फोटोन के बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं भैया इसकी एक बढ़िया वाली एक्सपेरिमेंटल स्टडी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसकी हम क्या पढ़ने वाले? बढ़िया वाली एक्सपेरिमेंटल स्टडी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर मैं तुम्हें आइंस्टाइन जी की जो इक्वेशन है वो भी करवाऊंगा। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, सुनना ध्यान से सही बच्चे। इसके लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे? एक एवोकेटेड ग्लास ट्यूब लेंगे। कोशिश करते हैं कि थोड़ा अच्छा डायग्राम बनाया जाए तुम्हारे लिए। अरे भाई क्या हो रहा है? एक मिनट, यहाँ से तो हमें स्पेस चाहिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस ड्रॉ करने दो। ठीक है, यहाँ पे हमने बना दी एक प्लेट, यहाँ पे हमने बना दी एक प्लेट, यहाँ पे हमने बनाई दूसरी प्लेट। ठीक है, उसके बाद इन प्लेट का कनेक्शन किया बाहर की तरफ, इससे भी बाहर की तरफ कनेक्शन किया, ऐसे ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा सीधा बन जाए तो ज़्यादा सही है। अब उसके बाद हमने क्या किया कि भैया यहाँ पे लगा दिया एक माइक्रो एमीटर, और उसके बाद यहाँ पे हमने लगा दिया एक वोल्ट मीटर। सुनना ध्यान से, सारी चीज़ें मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ। ठीक है, वोल्ट मीटर। ओके, अब यहाँ से हमने बनाया कम्यूटेटर। थोड़ा ये बड़ा बन गया, ज़्यादा छोटा बनाना था इसे। एक मिनट रुको यार, दोबारा से बनाते हैं इसको क्योंकि नीचे जगह नहीं बची। जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुकिएगा बेटा, सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में समझ आएगी। और सिर्फ ये अकेला एक एक्सपेरिमेंट है जिसपे पूरे का पूरा चैप्टर डिपेंड कर रहा है भाई। सिर्फ और सिर्फ एक अकेला एक्सपेरिमेंट है जिसपे पूरा चैप्टर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे? एक यहाँ से बना लेते हैं ना, एवोकेटेड ग्लास ट्यूब लेंगे। ठीक है, हम लेंगे सबसे पहले एक एवोकेटेड ग्लास ट्यूब। थोड़ा छोटा मैं बना रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें कवर हो जाए इसी बोर्ड पे। यहाँ पे हमने एक प्लेट ली, यहाँ पे हमने एक प्लेट ली, इसके बाद ये इधर से, ये इधर से। अच्छा, यहाँ से हमने क्वार्ट्ज ग्लास की एक ट्रांसपेरेंट विंडो लगा रखी है। यहाँ पे क्या लगा रखी है बेटा? यहाँ पे है ट्रांसपेरेंट
क्वार्ट्ज ग्लास विंडो, ठीक है। ओके ओके, चलिए इतनी बात समझ में आई। ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज ग्लास विंडो है, ट्रांसपेरेंट है, लाइट इजीली चली जाएगी। क्वार्ट्ज है तो कोई एक रेंज, भाई इतनी रेंज के ही जानी चाहिए, तो हम यूवी रेंज को यहाँ पे लेके जा रहे हैं। किसको लेके जा रहे हैं? यूवी रेंज को, ठीक है। चलो जी, अब लाइट यहाँ से एंटर करेगी, ध्यान से सुनना, लाइट मतलब फोटोन यहाँ से एंटर करेंगे, यहाँ से फोटोन एंटर करेंगे, इधर फॉल करेंगे। इससे क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो इलेक्ट्रॉन भाई इधर चलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। क्यों चलना शुरू होंगे वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? चलो अब इसके बाद हम पूरा कर लेते हैं इस डायग्राम को। यहाँ पे लगाएंगे एक एमीटर, ठीक है, फिर लगाएंगे एक वोल्ट मीटर, फिर लगाएंगे यहाँ पे एक वोल्ट मीटर, ऐसे, ठीक है। उसके बाद लगा देंगे एक कम्यूटेटर। सुनना ध्यान से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से लगाने वाले हैं, ठीक है। ओके, ऐसे, और साथ में हम इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो कितना बढ़िया बनेगा। यहाँ से वोल्ट मीटर हो गया, मीटर हो गया, ये हो गया। और भैया इसके बाद आप लोग करिए, सिंपल सा एक फंडा करते हैं कि इसको ऐसे लगाते हैं, रियोस्टेट लगा देते हैं यहाँ पे। ये बैटरी है, यही होगा ना, ये ऐसे होगा शायद। एक मिनट, कुछ गड़बड़ 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 गड़बड़, कुछ गड़बड़ करी है। यस, इसको एक सिंपल तरीके से करो, सीधी, ऐसे करो आप। रुको 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 रुको, आप ऐसे करो इसको, ऐसे करो, ऐसे कर लो, ठीक है। क्लियर है? यस और नो? जल्दी से एक बार फटाफट से सभी बच्चे बता दो यार, फटाफट से। जल्दी से जल्दी से जल्दी से। सर गैल्वेनोमीटर नहीं लगा सकते बेटा, हमें तो एमीटर चाहिए ना। गैल्वेनोमीटर तो एक पुरानी डिवाइस थी जो डिटेक्ट करता था बिल्कुल स्मॉल करंट को, और वो थोड़े से में ही खराब हो जाता है, बर्न हो जाता है। किसी को डायग्राम में कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, किसी को डायग्राम में कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। अब कई बच्चे यहाँ पे ये डाउट भी कर सकते हैं कि सर इधर से खाली है या इधर से खाली है, बुक में इधर से खाली। भाई कनेक्शन है, कहीं से कर लेना। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने पहले भी बनाया था, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, इसको आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। आप इसको ऐसे कनेक्ट करो और यहाँ से इसको रब कर दो, यहाँ से रब कर दो, ठीक है, यहाँ से रब कर दो। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो हमें तो अपने अकॉर्डिंग चाहिए, कितना रेजिस्टेंस है, क्या कुछ है, वो सब चाहिए, ठीक है। समझ में आई? अब ये ऐसे क्यों है भैया, ये ऐसे क्यों है कि ये चेंज हो सकता है, इंटरचेंज हो सकता है। एक मिनट रुकिएगा, मैं लाइट, चलो, ये क्या हो सकता है भैया? इंटरचेंज हो सकता है। यहां से क्या हो सकता है? इंटरचेंज हो सकता है। क्लियर है? समझ आया? अब ये इंटरचेंज करने की जरूरत क्या होगी उसको भी बताने वाला हूं, बट पहले समझो सिंपल सी एक वर्किंग, पहले समझो सिंपल सी एक वर्किंग। भाई साहब क्या हुआ कि यहां से आ रही है लाइट, यूवी रेडिएशन आ रही है, किसी सोर्स से लाइट यहाँ पे फॉल कर रही है, उससे क्या हो रहा है भैया? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है भैया? फोटो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब जो लाइट से जनरेट हुए हैं। अब इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इस साइड आना शुरू होंगे, इस साइड आना ये शुरू होंगे, इस साइड की तरफ, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है और करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। देखो लाइट आपने क्या करी भैया? इंसिडेंट कराई। फोटोन क्या हो रहे हैं? इंसिडेंट हुए। इन शॉर्ट बता रहा हूं मैं तुम्हें, फोटोन हुए इंसिडेंट। किस पे इंसिडेंट हुए? एमीटर प्लेट पे। किस पे इंसिडेंट हुए बेटा? एमीटर प्लेट पे हुए। एमीटर नाम क्यों रखा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर रही है, तो इसको एमीटर प्लेट बोल दोगे आप, एमीटर प्लेट बोल दोगे। और ये पूरी की पूरी एवोकेटेड ग्लास ट्यूब है, ये पूरी की पूरी एवोकेटेड ग्लास ट्यूब है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ? एमीटर प्लेट ने क्या किया भैया? फोटो इलेक्ट्रॉन्स दिए। क्या दिए? फोटो इलेक्ट्रॉन्स दिए। फोटो इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ जा रहे हैं भाई? किसकी तरफ जाएंगे? मूव्स टूवर्ड दी
मूव्स टूवर्ड दी, किसकी तरफ भैया, इस प्लेट की तरफ। ये कौन है, कलेक्टर प्लेट है, जो इलेक्ट्रॉनों को अपने पास बुला रही है, जो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास क्या कर रही है, बुला रही है, तो इसको बोलते हैं कलेक्टर प्लेट। मूव टूवर्ड द कलेक्टर प्लेट, ठीक है, कलेक्टर प्लेट। तो इससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ भाई, इलेक्ट्रॉन क्या हुए, इससे इलेक्ट्रॉन मूव हुए ना, तो मूव हुए तो इसका मतलब करंट बना, और उस करंट को हम क्या बोलते हैं, फोटो करंट बोलते हैं। उस करंट को हम क्या बोलते हैं, फोटो करंट बोलते हैं। किसी को दिक्कत इतने में, पूछ सकता है भैया, जल्दी से बताओ फटाफट से सभी बच्चे। हाँ जी, क्लियर है इतनी बातें? क्लियर है सर, रिया, ओके बेटा। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यही चीज है, इसी के ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट हम देखने वाले हैं, इसी के ऊपर अलग अलग हम एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं भाई साहब, क्लियर है? चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस डायग्राम को स्क्रीनशॉट ले लेना, बार बार इसी की ही बात होगी, ठीक है। चलिए तो अब हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, अलग अलग एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करंट, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करंट, इस पे हम देखने वाले हैं, इसको करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, देखो सबसे पहले हम एक एक्सिस लेंगे, जिस एक्सिस पे हम एक पे करंट बताएंगे, एक पे इंटेंसिटी बता देंगे, ठीक है। इस एक्सिस पे मैंने बताया फोटो करंट, ठीक है, यहां पे मैंने बताया कि इधर कौन है, फोटो करंट है भैया, ठीक है, ठीक है। और इस पे बता दिया मैंने इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, क्या है इधर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है भैया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला था, मैंने एक बात बोली थी तुम्हें कि भैया अगर कोई ब्राइट सोर्स है और अगर कोई एक डिम सोर्स है, ठीक है, अगर कोई ब्राइट सोर्स है, अगर कोई एक डिम सोर्स है, तो ब्राइट सोर्स क्या करता था, मोर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता था, मोर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा भैया, इजेक्ट करेगा, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, ये लेस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, इजेक्ट करेगा, ठीक है, यही था भाई। इसमें ऐसा हुआ क्या कि ब्राइट और डिम में, इसका मतलब है ब्राइट में क्या है भैया, फोटॉन्स ज्यादा है, ब्राइट में क्या है, फोटॉन्स ज्यादा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा है। और एक फोटोन क्या करता है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, ठीक है। नंबर ऑफ फोटोन क्या है भैया, मोर है यहाँ पे ब्राइट के केस में, यहाँ पे लेस है नंबर ऑफ फोटोन इस केस में, ठीक है ना। तो इसका मतलब जहां पे नंबर ज्यादा है, वो इंटेंसिटी की तो बात हो रही है, वो इंटेंसिटी की तो बात हो रही है, तो ज्यादा फोटोन ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ज्यादा करंट बनेगा। तो इसका मतलब इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसका मतलब इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट, इस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है भैया। बताओ जल्दी से, इतनी बातें मेरे ख्याल से बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। चलो तो यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा भैया, फिर एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके का ग्राफ बनने वाला है, ऐसा एक ग्राफ बन जाएगा। यहाँ से क्या क्या चीजें पता लग रही है कि भैया ये एक 1-to-1 प्रोसेस है, 1-to-1 प्रोसेस है। इसका मतलब है कि एक फोटोन जो है वो किसके बराबर है, 1 फोटो इलेक्ट्रॉन के बराबर है, मतलब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, ठीक है। तो ये है भाई पहला एक्सपेरिमेंट। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे, कुछ पूछना है इसमें तो पूछ सकता है, इसमें किसी को कुछ भी चीज पूछनी है तो पूछ सकता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट है, उसके बाद कुछ भी नहीं है भैया, उसके बाद कुछ भी नहीं है, सीधा फिर उसके बाद वेव थ्योरी आएगी कि वेव थ्योरी ने क्या क्या कहा, फिर उसके बाद सीधा सा जो हमारा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है वो आएगा और खत्म चैप्टर, आसान सा तो है। चलो नेक्स्ट हम करने वाले हैं भैया इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल
पोटेंशियल ऑन फोटो करंट, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट। पोटेंशियल कौन सा भाई, पोटेंशियल कौन सा भैया, जो हमने एवोक्यूटेड ग्लास ट्यूब के नीचे जाके लगाया था वो वाला पोटेंशियल, ठीक है। चलिए तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे बनाते हैं एक एक्सिस। सीधा है क्या, नहीं है, सीधा नहीं है, यहाँ पे सीधा हो सकता है, यहाँ पे शायद देख लेना सीधा। और यहाँ पे हमने बना दिया भैया एक ये वाला एक्सिस, ठीक है। इधर मैं फिर से लिख रहा हूँ फोटो करंट, इधर मैं फिर से लिख रहा हूँ फोटो करंट, ठीक है। और इधर मैं लिख रहा हूँ कलेक्टर प्लेट वोल्टेज, कलेक्टर प्लेट वोल्टेज, कलेक्टर प्लेट वोल्टेज। इस साइड क्या होगी भैया, ये इस साइड पॉजिटिव होगी, ठीक है। यहाँ पे 0 होगी और यहाँ पे नेगेटिव होगी, मतलब रिटार्डिंग पोटेंशियल आप लोग बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, रिटार्डिंग पोटेंशियल आप लोग बोल सकते हो। बहुत सारी चीजें यहीं से ही समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब तुमने क्या किया कि भैया एक काम किया कि लाइट फॉल करवाई, ठीक है। मैं यहाँ पे रफली बना देता हूँ, यहाँ पे रफली बनाता हूँ, ठीक है। आपने क्या किया भैया, यहाँ पे लाइट फॉल कराई, फॉल कराई, उससे इलेक्ट्रॉन निकल गए, उससे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन निकल गया, मैंने नीचे कोई बैटरी लगाई नहीं, बात ही खत्म करी, मैंने नीचे कोई भी बैटरी नहीं लगाई, तो उससे क्या होगा, क्या करंट 0 होगा उस टाइम पे, जी नहीं। जैसे ही लाइट फॉल कर रही है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन हीट होंगे, वो कहेंगे अरे भाई कोई उधर नहीं है तो क्या है, मैं तो जा रहा हूं उधर, ठीक है। मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन हाई काइनेटिक एनर्जी के होंगे जो सीधा वहीं पहुंचेंगे कि मैं तो जाऊंगा। तो इसका मतलब जब 0 वोल्टेज है तब करंट आपका 0 से शुरू ना होके कहीं पॉइंट से शुरू हो रहा है, कहीं पॉइंट से शुरू हो रहा है। और ये हम वो केस मान रहे हैं जब हमने फ्रीक्वेंसी को क्या रखा है, फ्रीक्वेंसी को हमने यहाँ पे फिक्स रखा है, फ्रीक्वेंसी को हमने यहाँ पे फिक्स रखा है भैया, ठीक है। ये याद रखना, सारी चीजें समझाऊंगा अभी, सारी चीजें इसी ग्राफ में समझा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब जैसे जैसे हमने क्या किया कि इस प्लेट को पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करी, ठीक है, ध्यान देना, जैसे ही हमने इस प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल दी, पॉजिटिव लगाया, तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो नेगेटिव जाएंगे किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव जाएंगे किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव जाएंगे पॉजिटिव की तरफ। तो जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे, तो करंट इंक्रीज होता जाएगा और एक टाइम पे ये स्थिर हो जाएगा। स्थिर क्यों हो जाएगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन भाई पहुंच गए हैं, सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं पहुंच गए, ठीक है। तो ये होता है सैचुरेशन, ये होता है सैचुरेशन, करंट में सैचुरेशन आ जाना, सैचुरेशन करंट, ठीक है। यस और नो, ओके। अब अगर मान लो मैं पॉजिटिव ना छोड़ के इसको नेगेटिव कर दूं, अगर मैं इसको नेगेटिव कर दूं, यहाँ पे इस प्लेट को अगर नेगेटिव कर दूं तो क्या होगा भैया, ध्यान दो। अगर मान लो इधर मैं नेगेटिव कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएंगे, हाँ ऐसा ही होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि आपने भाई सिर्फ थोड़ी सी नेगेटिव करी और एकदम से करंट 0 हो गया, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन, मान लो क्या हो गया कि भैया यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, तो 10 में से 5 तो ऐसे होंगे जो हाई होंगे, मतलब हाई काइनेटिक एनर्जी के होंगे, तो 5 को रोक रहे हैं हम। तो भाई थोड़ी सी जब नेगेटिव एनर्जी करी तो कम इलेक्ट्रॉन उस साइड पहुंच रहे, तो इसलिए करंट घट गया। फिर और हमने नेगेटिव किया, फिर करंट और घट गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां पे नहीं पहुंच रहे। फिर और कम की तो करंट और घट गया, फिर और कम की तो करंट 0 हो गया एक वोल्टेज पे आके, जिसको हमने बोला V0। क्या बोला, V0 हमने बोला भाई साहब, ठीक है। इस V0 को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होती है, हाँ जी, अब तुम्हें पता होना चाहिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होती है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या वो होती है, द नेगेटिव वोल्टेज, द नेगेटिव वोल्टेज एट विच क्या हो रहा है, करंट जो हो रहा है वो 0 हो गया, करंट क्या हो गया, 0 हो गया। द नेगेटिव वोल्टेज एट विच फोटो करंट इज 0, ठीक है। समझ में आया, यस और नो, इतनी बातें समझ में आई, जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। अब मान लो अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ा दूं, अगर मान लो मैं इंटेंसिटी को बढ़ा दूं तो उससे क्या होगा, तो उससे क्या होने वाला है ये याद रखना। तो भैया जब हम इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आने वाला है,
फिर ऐसे आने वाला है। मतलब अगर ये इंटेंसिटी I1 है और ये है I2, यहाँ पे I2 ज़्यादा है किससे, I1 से, क्योंकि यार करंट इंक्रीज होगा ना। अगर मान लो इंटेंसिटी बढ़ा दी है तो करंट तो इंक्रीज होगा, बट उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल वहीं का वही है, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल वहीं का वही है। क्योंकि जो आप लोगों के पास क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, वो इंटेंसिटी पे थोड़ा डिपेंड करेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, उसकी भी बात करेंगे। क्लियर है इतनी बातें? जल्दी से एक बार फटाफट से बता दीजिए भाई, जल्दी से एक बार फटाफट से बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, ओके। चलो, तो ये केस था जब आप लोगों के पास हमने क्या किया कि इंटेंसिटी को इंक्रीज करवाया, तो ये केस है। फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी वो भी बताने वाला हूं। यहां से क्या क्या कुछ चीजें सीखनी है आप लोगों को। स्टॉपिंग पोटेंशियल, द नेगेटिव वोल्टेज एट विच फोटो करंट इज 0। पॉजिटिव में अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट इंक्रीज होगा और एक टाइम के बाद वो कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन वहां तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अगर मैं नेगेटिव में जा रहा हूं तो नेगेटिव में क्या होगा भैया, यहाँ पे एक पॉइंट पे आके फोटो करंट इज 0, तो दैट्स वाई मतलब इसको हमने एक नाम दे दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, और ये केस कब था, जब हमने एक फिक्स फ्रीक्वेंसी ले रखी है। अब हम देखने वाले हैं किसका, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट के बाद अब हम देखने वाले हैं कि फ्रीक्वेंसी का क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी का क्या फर्क पड़ेगा। ध्यान से सुनना, फ्रीक्वेंसी का क्या फर्क पड़ेगा। तीसरा जो पॉइंट है वो देखो, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो करंट। फोटो करंट वही रिलेशन है, बिल्कुल सेम टू सेम, तो उसको करते हैं। बट इसको करवाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल तरीके से। आइंस्टाइन जी की एक इक्वेशन समझाता हूं मैं तुम्हें। ठीक है, इसी को करेंगे, बट पहले आइंस्टाइन जी की इक्वेशन समझाता हूं। ठीक है, आइंस्टाइन जी की इक्वेशन, ठीक है, क्या कहती है आइंस्टाइन इक्वेशन, क्योंकि यहीं से हमें एक रिलेशन मिलने वाला है, यहीं से हमें एक रिलेशन मिलने वाला है। देखो यार, आइंस्टाइन जी ने बोला कि जब भी आप लोग किसी मेटल के सरफेस से, ये एक मेटल का सरफेस है, उससे क्या कर रहे हो, उससे आप लोग इलेक्ट्रॉन एमिट करवा रहे हो, एमिशन करवा रहे हो इलेक्ट्रॉन्स का, है ना, करवा रहे हो। तो यहां पे क्या होगा ना भाई, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू, अच्छा ये एनर्जी कौन रिक्वायर्ड कर रहा है भैया, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू केम आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, या फिर सीधा बोल दो, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, इस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही बोला गया कॉल्ड एज वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, कॉल्ड एज वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। क्या बोला गया भैया इसको, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल बोला गया। ठीक है, ठीक है, जिसको किससे शो करते हैं, W से या W नोट से आप शो कर देना। किससे शो करते हैं, W नोट से शो करते हैं। तो ये हुआ वर्क फंक्शन, ये क्या हुआ, वर्क फंक्शन हमारे पास हुआ। मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ नीचे से, ये रहा भैया वर्क फंक्शन। ठीक है, जिसको W नोट से शुरू करते हैं। इसका मतलब क्या था कि W नॉट जो है वो एक एनर्जी ही होगी, उसने बोला तो एनर्जी है, तो एनर्जी को कैसे लिखते हैं, H फ्रीक्वेंसी नॉट हम लिखेंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से नीचे कभी भी एमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी। क्लियर बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यू नॉट को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ ली थी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बेटा। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, ध्यान से देखो, W नॉट इज इक्वल टू क्या है, H फ्रीक्वेंसी नॉट।
तो यहाँ पे अगर मैं इस डब्ल्यू नॉट को ऐसे लिख दूं एच सी बाई में लैम्डा नॉट, तो ये भी कोई गलत नहीं है। यहाँ पे जो लैम्डा नॉट है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है कि भैया हाँ इतनी वेवलेंथ होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। ठीक है, तो ये तो बात हुई वर्क फंक्शन की, ये तो बात हुई किसकी, वर्क फंक्शन की। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं कि आइंस्टाइन जी ने जो इक्वेशन दी थी उन्होंने क्या बोला। उन्होंने एक बात बोली, आइंस्टाइन जी ने एक बात बोली कि भाई जो टोटल एनर्जी होगी लाइट की, इंसिडेंट रेडिएशन की जो टोटल एनर्जी है, ठीक है, ठीक है भाई, रिवीजन करवा रहा हूँ, लाइव करवा रहा हूँ, कोई डाउट है डायरेक्ट यहाँ से पढ़ लो, नहीं तो जहां मर्जी से पढ़ लो, मेरे चैनल पे जाओ, कहीं पे जाओ, तो ये बार बार क्वेश्चन मत पूछो यार, ठीक है। चलो, तो उन्होंने बोला कि जो फोटोन की एनर्जी है, या फिर बोलो कि इंसिडेंट रेडिएशन की जो टोटल एनर्जी है, उसमें से कुछ एनर्जी किस काम आ जाती है भैया, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के काम आती है, मतलब वर्क फंक्शन में काम आती है। बची हुई एनर्जी किस काम आती है, उनके मोशन में काम आती है, मतलब बची हुई एनर्जी उनके काइनेटिक में काम करती है। तो ये थी रिलेशन, क्लियर है। अब यहां से हम निकालेंगे के, जो कि बनेगा कितना, के निकालेंगे तो E माइनस डब्ल्यू नॉट बनने वाला है, ठीक है, E माइनस डब्ल्यू नॉट। के को मैं ऐसे लिख दूं H फ्रीक्वेंसी माइनस H फ्रीक्वेंसी नॉट, ठीक है, यस और नो, यस और नो। या यहीं से आप लोगों को साथ में ये भी पता लग रहा है कि K इज इक्वल टू H फ्रीक्वेंसी माइनस वर्क फंक्शन, यस और नो, फटाफट से देखो, ठीक है। अब यहां से देखो कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी पे, बट हमें रिलेशन किस किस के बीच में चाहिए, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी का चाहिए फोटो करंट। तो इफेक्ट मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है पोटेंशियल पे, वो भी एक बार देख लेते हैं। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, क्या मैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को, क्या मैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को EV नॉट लिख सकता हूं, बताओ यार, क्या मैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को EV नॉट लिख सकता हूं। देखो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से इधर की तरफ जा रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए एक वोल्टेज हमने अप्लाई करी, एक नेगेटिव वोल्टेज हमें चाहिए होगी, तो ये वही तो हुआ चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो ये क्या है, एक मैक्सिमम वर्क डन करना पड़ रहा है भैया। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कौन होगी, जो मैक्सिमम वर्क डन होगा। मान लो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एनर्जी से आ रहे हैं, तो उनको रोकने में जो एनर्जी लगी वही तो उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, वो खुद थोड़ा बताएंगे कि भाई मेरी तो इतनी एनर्जी है, यस और नो। तो के मैक्स को मैं EV नॉट लिख सकता हूं। तो यहां से आप लोगों को पता लगा कि EV नॉट इज इक्वल टू H फ्रीक्वेंसी माइनस H फ्रीक्वेंसी नॉट। या फिर आप यहीं से इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं, आप लोगों की मर्जी है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि EV नॉट इज इक्वल टू H फ्रीक्वेंसी माइनस वर्क फंक्शन, ऐसे लिख सकते हो, समझ आया। तो V नॉट को आप ऐसे लिख लो H बाई E फ्रीक्वेंसी माइनस W नॉट बाई E, ऐसे लिख सकते हो। तो ये इक्वेशन आप लोगों को क्या दिखा रही है, ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है या नहीं है, ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी के ऊपर, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो इस पे बेस्ड अभी पहले एक ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। तो हमें ये पता लग गया है, हमें ये पता लग गया है कि भैया यहां पे अगर मैं इस साइड V नॉट लेता हूं और इस साइड में फ्रीक्वेंसी लेता हूं, ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन आएगा, दोनों के बीच में कुछ ऐसा रिलेशन आएगा, स्ट्रेट लाइन का एक ग्राफ आने वाला है। कैसा ग्राफ आने वाला भैया, स्ट्रेट लाइन का एक ग्राफ आने वाला है, यस और नो। और वो नेगेटिव में जाके कट कर रहा है, क्या कर रहा है भैया, नेगेटिव में जाके कट कर रहा है। उसकी बात बाद में करेंगे, बट हम सीधा यहां से बात करते हैं। ये यहां से शुरू क्यों हुआ, क्योंकि भैया किसी भी मेटल में से एमिशन निकालने के लिए जीरो फ्रीक्वेंसी पे थोड़ा एमिशन शुरू हो जाएगा, कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी जिसको नॉट बोलते हैं, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं भैया, यस और नो, क्लियर है। तो ये रिलेशन हुआ किस किस के बीच में, फ्रीक्वेंसी एंड पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में। हमें चाहिए क्या रिलेशन, हमें चाहिए भैया रिलेशन कौन सा, हमें चाहिए इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी
इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर, ऑन फोटो करंट के ऊपर। तो अभी कर लेते हैं, फोटो करंट के ऊपर कर लेते हैं। चलो अब डायरेक्ट करते हैं। इतनी चीज समझाने के बाद ये आएगा, ये ग्राफ तब समझ में आता है। एक मिनट यार, इसको नीचे लिखना पड़ेगा, लोगों पे आ रहा है ये, जस्ट अ मिनट। तो यहां क्या आएगा भैया, यहां आएगा इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो करंट, ये हम करने वाले, ठीक है। अब मेरे ख्याल से लोगों के बीच में नहीं आ रहा होगा ये, अब मेरे ख्याल से लोगों के बीच में नहीं आ रहा होगा, अब नहीं आ रहा, थोड़ा सा आ रहा है, ज़्यादा नहीं है, बस एडजस्ट कर लो, ठीक है। अब आगे देखो भैया, तो वही ग्राफ बनाते हैं, वही ग्राफ बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इंटेंसिटी को फिक्स रखेंगे, आई को फिक्स रखेंगे, फिक्स्ड है, इंटेंसिटी फिक्स है, फ्रीक्वेंसी चेंज कर करके देखेंगे। इधर है कलेक्टर प्लेट वोल्टेज, कलेक्टर प्लेट वोल्टेज, ठीक है। और इधर क्या है भैया, इधर नेगेटिव वोल्टेज है, यही वाली इसकी नेगेटिव, ये 0 है। अब तुम्हें इतना तो पता है कि भैया ऐसा कुछ ग्राफ बनता है हमेशा, तुम्हें इतना तो पता है कि ऐसा कुछ ग्राफ बनता है हमेशा, ऐसे, यस और नो, ठीक है, यस और नो, ठीक है। ये क्या है भैया, पहला एक स्टॉपिंग पोटेंशियल है जिसको मैंने V01 लिखा, और किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे है ये, मान लो ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी 1 है, 01 मत लिखो, सीधा 1 लिखो कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है दिस। अब मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, तो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ा रहे हो तो V0 भी तो बढ़ रहा है नेगेटिव में ही, तो भैया फिर वो ऐसे शुरू होगा, यहां से ऐसे। क्लियर है, जल्दी से एक बार फटाफट से बताओ, ठीक है। ये क्या है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, ये दूसरी फ्रीक्वेंसी पे, ऐसे ही हम तीसरी पे चलेंगे तो तीसरी फ्रीक्वेंसी पे। सब में क्या हो रहा है कि सैचुरेशन करंट सेम आ रहा है, सब में सैचुरेशन करंट सेम आ रहा है, क्योंकि भैया फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है, वो तो लिख दिया हमने, तो वो तो चेंज हो रहा है ना। देखो यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी थर्ड वाली होगी तो ये रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी थर्ड वाली ज्यादा, 2 वाली उससे कम और 1 वाली सबसे कम, ठीक है। बट सैचुरेशन करंट सेम क्यों, अरे इंटेंसिटी तो सेम है भाई, नंबर्स जो आ रहे हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स के, फोटॉन्स के, वो तो सेम है, तो जो नंबर ही सेम है वो ज्यादा थोड़ा बना देगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रिपीटिशन, कि किसी चीज पर जब वो फॉल कर रहा है 1 सेकंड में कितनी बार फॉल कर रहा है, इंटेंसिटी वही की वही है। क्लियर हुआ, यस और नो, फटाफट से बता दीजिए। जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर, जल्दी से बता दीजिए। बस इसके बाद रहता ही क्या है, इसके बाद तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस रहता है, या वेव थ्योरी ऑफ लाइट की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। वेव थ्योरी ऑफ लाइट की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ये समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा लास्ट वाली इक्वेशन पे चलते हैं, थोड़ा सा लास्ट वाली इक्वेशन पे चलते हैं। लास्ट वाली इक्वेशन क्या कहती है, ध्यान से सुनना। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू थी E माइनस डब्ल्यू नॉट, वर्क फंक्शन यही थी। इसको आपने लिखा H फ्रीक्वेंसी माइनस H क्या आ जाएगा साथ में, फ्रीक्वेंसी नॉट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, H फ्रीक्वेंसी को C बाय में लैम्डा, और यहाँ पे आप लिख सकते हो H C बाय में लैम्डा नॉट लिख सकते हो, ये भी ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब और आप इसको ऐसे लिख सकते हो भैया, ध्यान से सुनना, कि K क्या कॉमन आ रहा है भैया, HC कॉमन आ रहा है दोनों में से, यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय में लैम्डा नॉट। तो इसको आप ऐसे भी लिख पाओगे, वो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से क्या चीज़ तुम्हें बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, कि तुमसे कोई ये पूछ ले एमिशन होगा या नहीं होगा। देखो यार, इस इक्वेशन को ध्यान से देखना, इस इक्वेशन को ध्यान से देखना, ठीक है। इफ E इज ग्रेटर देन W नॉट तो एमिशन होगा भाई साहब,
एमिशन क्या होगा, होगा, ठीक है, एमिशन होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी भैया, तभी तो बाहर आएगा वो, ठीक है। या फिर आप बोल दो ऐसे कि एच फ्रीक्वेंसी जो है वो एच फ्रीक्वेंसी नोट से बड़ी है तो एमिशन होगा। तो कोई तुमसे पूछ ले कि एमिशन होगा या नहीं होगा, तो आप इस फॉर्मूले को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करके बता सकते हैं, इस फॉर्मूले को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करके बता सकते हैं। बताओ भी जल्दी से। हो गया? सॉरी। एक मिनट यार, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है क्योंकि 1 घंटे से हम लगातार बोल रहे हैं। 1 मिनट का वेट लेते हैं, मैं साउंड थोड़ी बंद कर। चलिए, तो अब साउंड आ रही है ना अब? चलो, तो समझ में आ गई इतनी चीज़ें। तो यहाँ से भाई ये सारे ग्राफ्स वगैरह आप लोगों को अच्छे से आने भी चाहिए। नेक्स्ट आती है वेव थ्योरी ऑफ लाइट। अरे इतनी जल्दी कैसे पेजेस खत्म हो गए भाई? ये क्या वन शॉट है और 10 स्लाइड भी नहीं है क्या इसके अंदर? ऐसे कौन करता है भैया, ऐसे कौन करता है? चलो कोई बात नहीं, आप इसको नोट कर लो, मैं इसको रब कर देता हूँ। आप इसको नोट करो, मैं रब कर देता हूँ। इस वाले को नोट कर लो, इसको नोट कर लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट करा देता हूँ तुम्हें, फिर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ये सब चीज़ें करवा देता हूँ भैया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हम करने वाले हैं यार वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट, तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या कहती है यार, ध्यान से सुनना। वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या कहती है, ठीक, इन्होंने क्या बोला, मतलब रेडिएशन के बारे में इन्होंने क्या बोला। वेव थ्योरी ऑफ फोटॉन्स के बारे में क्या बात हुई, या वेव थ्योरी ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाए, है ना, ठीक है। आप इसको हाँ वेव थ्योरी बोल दो, इसको वेव थ्योरी बोल दो कि क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाए। देखो इन्होंने बोला कि भाई साहब काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो डिपेंड करेगी, डिपेंड करेगी, डिपेंड करेगी किस पे, ऑन इंटेंसिटी। इन्होंने ये बात बोली, इन्होंने ये बात बोली। बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहता है कि भैया जो काइनेटिक एनर्जी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है किसके, इंटेंसिटी के, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी पे डिपेंड करता ही नहीं है, ये बोलते हैं कि करता है, ये बोलते हैं कि करता है। उसके बाद इन्होंने बोला वेव थ्योरी कहती है, वेव थ्योरी कहती है कि भैया देर इज नो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देर इज नो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नीडेड। इन्होंने बोला कि भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की नीड ही नहीं है, देर इज नो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नीडेड। मतलब इन्होंने बोला कि इंटेंस बीम ऑफ लाइट, इंटेंस बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट
इज सफिशिएंट टू एमिट इलेक्ट्रॉन। बट ऐसा थोड़ा है, भाई पार्टिकल नेचर में हमने पढ़ा तो है, उस पार्टिकल नेचर में हमने क्या पढ़ा, उस पार्टिकल नेचर में हमने यही पढ़ा कि भाई साहब अगर इंटेंस बीम है, मतलब ब्राइट सोर्स है या डिम सोर्स है, तब भी एमिशन होगा, बट एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ठीक है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ओके बेटा, समझ में आया तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड इन्होंने बोला कि भाई देखो, अब वेव फ्रंट होता है, इन्होंने बोला कि जो वेव फ्रंट है वो क्या करेगा, कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी देगा, किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, और वो क्या करेंगे, उस एनर्जी को कॉन्टिन्यूअसली एब्जॉर्ब करते रहेंगे भैया, कॉन्टिन्यूअसली एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, तो एब्जॉर्ब करेंगे, ज़्यादा एनर्जी लेंगे और टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, ज़्यादा एनर्जी लेंगे और वो बाहर आ जाएंगे और टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इन्होंने ये बोला वेव फ्रंट कॉन्टिन्यूअसली क्या देता भी, एनर्जी देगा, किसको, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो इससे क्या होगा भैया, टाइम डिले होगा इन इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऐसा होने वाला है। देखो ये मेटल सरफेस है, इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, अब वेव फ्रंट क्या कर रहा है भैया, आ रहा है ना जब वेव फ्रंट, तो वेव फ्रंट सबको एनर्जी दे रहा है, वेव फ्रंट सबको एनर्जी दे रहा है, सबको मतलब जैसे पानी का पाइप लेके ऐसे आप पेड़ पौधों पे पानी गिराते हो तो सबको मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा सब पे जा रहा है। लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर एक बाल्टी भरो और एक पौधे में डाल दो तो भाई वो पर्टिकुलर उसी को मिल रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, अगर सबको एनर्जी दे रहे तो सबको थोड़ा 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 एनर्जी जा रही है, वो टाइम लेंगे और बाहर आएंगे तो टाइम डिले हो रहा है। बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ए इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, मतलब कोई भी टाइम गैप नहीं होता। क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अगर हैं भाई साहब, तो एक फोटोन आया, उसने धड़ाम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, चुटकियों में ऐसे निकलते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये होती है भैया वेव थ्योरी, जिसमें कुछ कमियां, कुछ उनकी बातें हमने डिस्कस करी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं डी ब्रोगली हाइप। अरे भाई इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट करते हैं, अभी हम करने वाले हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को। कोशिश करता हूं कि इसी स्लाइड पे निपटा दूं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को, या डी ब्रोय बोल सकते हो आप लोग। इन्होंने क्या बोला भैया, अब इन्होंने बोला कि जैसे लाइट के दो रूप हैं, कि लाइट एज ए वेव, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, कहां पे पढ़ रहा था भैया, देखो इन्होंने बोला कि जैसे लाइट के दो रूप हैं, कौन कौन से, वेव है जो कि आपने इंटरफेरेंस में पढ़ा, डिफ्रैक्शन में पढ़ा है ना, इंटरफेरेंस में, डिफ्रैक्शन में, इन सब चीज़ों में आप लोगों ने ये पढ़ा। ठीक है, उसी तरीके से हमने पढ़ा कि लाइट का पार्टिकल नेचर भी है, और पार्टिकल नेचर किसने बताया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने बताया। ठीक है, तो इन्होंने बोला सिमिलरली भाई जो मैटर है उसके भी दो नेचर होने चाहिए, मतलब मैटर एज ए पार्टिकल, जो कि वो तो तुम्हें पता ही होता है कि पार्टिकल की तरह बिहेव करता ही है, और दूसरा एज ए वेव। सॉरी, ठीक है, समझ आया। तो इन्होंने ये बात बोली, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जी ने एक बात बोली कि भैया जैसे लाइट के दो रूप हैं वैसे ही मैटर के भी दो रूप है, मैटर भी एज ए पार्टिकल, एज ए वेव बिहेव करता है। और इसका एक बढ़िया सा रीजन था सिमेट्री वाला, कि भाई अगर ये हो रहा है तो ये भी होगा, मतलब भाई अगर ये चीज है ना कि लाइट के दो रूप हैं, लाइट पार्टिकल और वेव है, तो इसका मतलब मैटर के भी पार्टिकल और वेव दो नेचर हैं। ये इन्होंने रीजन दिया, जिसको आगे जाके डेविसन एंड जर्मर जी जो थे उन्होंने करके दिखाया और वो प्रूफ भी हुआ। क्लियर। तो इन्होंने डी ब्रोगली जी ने बात बोली कि जब भी कोई एक मूविंग पार्टिकल होता है, मूविंग पार्टिकल होगा, ठीक है, जिसका मास कुछ भी आप m मान सकते हो,
तो जब भी वो मूविंग होगा तो वो वहां पे वेव नेचर प्रॉपर्टी शो करेगा, वेव लाइक प्रॉपर्टी जो है वो शो करेगा। ठीक है, क्या शो करेगा भैया? वेव लाइक प्रॉपर्टीज को वो शो करने वाला है, मतलब वो वेव निकालेगा। और जब वो वेव निकालता है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है h अपॉन में p से। किससे होती है? h अपॉन में p से होती है। क्लियर है? ठीक है, मान लो पार्टिकल विद वेलोसिटी v के साथ चल रहा है, उसका मास m है, तो यहाँ पे p की वैल्यू m इंटू वी भी आप लोग लिख सकते हैं। बताइए यहां तक चीजें समझ में आई या नहीं आई? सर वेव थ्योरी की रिवीजन करा दो एक बार, क्लियर नहीं हुआ है। कैसा बेटा, एक बार जस्ट एक बार उसको पीछे करके देख लेना। आज स्लाइड्स कम डाली हैं यहाँ पे, पता नहीं क्यों यार कम डाली है। मैं बोलूँगा कि वन शॉट में तो कम से कम 40 स्लाइड होनी चाहिए हमारी, 40-45, बट यहाँ पे 10-15-20 स्लाइड में ही काम चला दिया, तो वो रब हो गया है। तो एक बार पीछे करके देख लेना बेटा उसको, ठीक है। और 2 बजे भी क्लास है हमारी ऐप पे, 2 बजे क्लास है ऐप पे, वहाँ पे मैं क्वेश्चन कराता हूँ, तो वहाँ पे भी आप लोग आ सकते हैं। चलिए, तो भैया यहाँ पे ये था डी ब्रोगली जी का मतलब हाइपोथेसिस, जिसको आप लोगों ने इतना ही पढ़ना है, ठीक है। बट ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, यहाँ पे और भी चीज़ें हमसे पूछी जाएंगी, वो पूछी जाएंगी इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। किसके लिए पूछी जाएंगी? इलेक्ट्रॉन के लिए, तो उसको कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे क्या देखें, वेवलेंथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, वेवलेंथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, तो क्या होगा? सबसे पहली बात, एक इलेक्ट्रॉन लिया जिसका चार्ज कितना है? ई। भैया हमने एक क्या किया, हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, ध्यान से सुनना, हमने लिया एक इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर चार्ज है ई, जिसका मास कितना है? m है, और वो उसको हम एक्सेलरेट करा रहे हैं, एक्सेलरेट करवा रहे हैं भैया, किससे? v पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके। ध्यान से सुनो, मैं शॉर्टकट में खुश हूं पढ़ा के, और तुम्हें भी शॉर्टकट में ही पढ़ना चाहिए। ऐसे पॉइंट्स में पढ़ोगे तो जल्दी याद होती हैं चीजें, कि भैया इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास m है, वो एक्सेलरेट हुआ विद पोटेंशियल v के साथ, ठीक है। क्योंकि मूव करवा रहे तो एक्सेलरेट कराना होगा ना, मूविंग है तो एक्सेलरेट तो कराना पड़ेगा। अब ये तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ने छोड़ दिया और चल पड़ेगा ना, तो एक्सेलरेट करा दिया, ओके। तो भैया उसकी वेवलेंथ अब कितनी होने वाली है वो हम देखने वाले हैं। चलो जी, अगर वो एक्सेलरेट करवाया है तो हम काइनेटिक एनर्जी को ऐसे लिख सकते हैं, ईवी से। बताइए भैया, कोई वर्क डन हुआ है, कोई वर्क डन हुआ है तभी तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आई है, कोई वर्क डन हुआ तभी तो उसके अंदर क्या आई? काइनेटिक एनर्जी आई। काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं हाफ mv², या फिर आप सिंपली ऐसे करो, अरे 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 एक मिनट सर, ये इतना अरे अरे क्यों कर दिया? क्योंकि मैंने क्लियर ड्राइंग पे क्लिक कर दिया होता, बस ये सारा रब हो जाता। तो आप k को देखो भैया, ईवी लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है? तो 1/2 mv² होगी। मैं क्या करता हूं, इस 2 को इधर ले आता हूं साइड में, k लिख देता हूं, और साथ में इधर भी m और इधर भी m मल्टीप्लाई कर देता हूं। इधर भी m मल्टीप्लाई किया और इधर भी m किया, तो ये mv का होल स्क्वायर हो गया। दोनों साइड मैंने m को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये रिलेशन है, और 2 को इधर भेज दिया है। क्लियर? तो mv क्या होता है भैया? mv ही तो p होता है। तो यहां पे हमें क्या रिलेशन मिल रहा है कि p² इज इक्वल टू 2mk, ठीक है। मतलब p की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट में 2mk है। क्लियर? और k की वैल्यू तो ऑलरेडी तुम्हें पता है, इस पूरे चैप्टर में यही तो बात करी है। तो p की वैल्यू, मोमेंटम की वैल्यू कितनी आई है? 2m, k की वैल्यू इज ev। कहीं बुक में e की जगह चार्ज का निशान होगा, चार्ज का सिंबल होगा, q लिख सकते हो, स्मॉल q, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लैम्डा कैसे लिखते हैं भैया? लैम्डा लिखते हैं h अपॉन p से। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, p की वैल्यू है अंडर रूट में 2mev है। अगर मैं यहाँ पे h की वैल्यू रख दूं, 2 की वैल्यू रख दूं, 2 तो एक वैल्यू है, मास की वैल्यू रख दूं, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख दूं, चार्ज की, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू और नीचे v का एक रिलेशन आता है। क्या आता है? नीचे एक v का रिलेशन आता है, ठीक है। कि भैया अगर मैं h की वैल्यू रख दूं, h की वैल्यू कितनी? 6.63 × 10⁻⁴
-34 जूल सेकंड। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू। तो सब वैल्यू रखने से मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी, एक नया रिजल्ट आएगा जिसको मैं इधर लिख रहा हूं, लैम्डा इज इक्वल टू बन जाएगा 12.27, नीचे आएगा √V और आर्मस्ट्रॉन्ग। और इस पे सॉरी इस पे कल ही मैंने प्रीवियस ईयर करवाए हैं। इस पे कल ही मैंने प्रीवियस ईयर कराया है बेटा जी, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। आंगस्ट्रॉम क्या होता है भैया? 1 आंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। क्लियर है इतनी बातें? चलो एक लास्ट टॉपिक करते हैं, और फिर खत्म करते हैं, ठीक है। चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, मैंने पहले ही बोला था कि भैया आसान सा चैप्टर है। नेक्स्ट है हिजनबर्ग्स प्रिंसिपल या अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। क्या कहता है भैया हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? ये कहता है कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी वो बराबर होंगे एच बार, मतलब एक कांस्टेंट के बराबर होंगे, ठीक है। हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मतलब ये बोला गया इनके द्वारा, इनके प्रिंसिपल ने एक बात बोली कि भाई एक ही टाइम पे आप दोनों चीजें फाइंड आउट नहीं कर सकते, स्पेसिफाई नहीं कर सकते, ये बात इन्होंने बोली। मतलब अगर आप लोग बोल दो कि डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है भैया, 0 है, तो उस टाइम पे डेल्टा पी कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। कॉमन सी बात है, ठीक है, ठीक है। इफ डेल्टा पी जो है अगर मैं स्पेसिफाई कर दूं कि वो 0 है, तो उस टाइम पे डेल्टा एक्स जो है वो क्या है भैया? इनफाइनाइट है। तो ये क्या है? अनसर्टेनिटी बताता है कि भैया हमेशा यहाँ पे एक अनसर्टेनिटी होगी पोजीशन में, एक अनसर्टेनिटी होगी मोमेंटम में। मतलब इन दोनों चीजों को एक बार में एक साथ नहीं बताया जा सकता एक ही टाइम पे, कि अगर तुम बोल देना भाई हाँ इस टाइम पे पोजीशन ये है और इस टाइम पे मोमेंटम यही है, उसी टाइम पे दोनों चीजें नहीं स्पेसिफाई कर सकते। क्लियर है? जल्दी से बताइए फटाफट से। ऐप पे कौन सा चैप्टर होगा बेटा? वहां तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूँ, अभी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बट बहुत जल्द वहां पे एमसीक्यू की एक सीरीज हम लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही जल्द एमसीक्यू की एक सीरीज हम वहां पे लॉन्च कर देंगे। बताइए जल्दी से, इतनी बातें समझ में आई? ये मैंने एच बार लिखा है कांस्टेंट, कहीं बुक में h/2π भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे कांस्टेंट ही होता है, ठीक है। तो करते हैं फिर चैप्टर को खत्म, हो गया है सब, ठीक है। चलिए तो भैया यही था बस आज के इस चैप्टर में, कुछ रहा तो नहीं है? चलो फिर खत्म करते हैं। असर्शन रीजन भी करवा दिए, चलो फिर असर्शन रीजन की एक सीरीज करवा देंगे, क्या दिक्कत है। सॉरी यार, बहुत ही बुरा हाल हो गया है बीमार होने के बाद। तो ऐप को जल्दी से डाउनलोड कर लेना, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप है, ये व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे आप लोगों के जो डाउट्स हैं उसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। और साथ में ये बढ़िया वाले फीचर है एमबाइब के जो आप लोग देख सकते हैं। एमबाइब पे भाई साहब 70,000 से ज़्यादा वीडियोस आप लोगों को मिलेंगे, मतलब वीडियो लेसन्स मिलेंगे, 2,000 से ज़्यादा बुक्स मिलेंगे, ओके। डाउट सॉल्व किए जाते हैं भैया, ठीक है। प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट है यहाँ पे, मतलब प्रायोरिटी पे सॉल्व किए जाते हैं।
लाइव क्लासेस होती हैं, जैसे कि मैंने बोला कि दिन में मेरी क्लास है अभी 2 बजे, हाँ तो 2 बजे क्लास है, तो वो लाइव क्लास है, ऐप के ऊपर क्लास होती है। और डेली कम से कम 60 से 70 क्लास होती है बेटा, डेली लाइव क्लास होती है सब टीचर्स की डेली। पेरेंट ऐप पे आप लोग परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं अपनी। अचीव जर्नी एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि अगर मान लो कोई चैप्टर में आप रह गए हो, 5-6 दिन आप लोगों के निकल गए, वो चैप्टर पूरा होने को है या कुछ भी, तो यहाँ पे अचीव जर्नी बनानी होती है आपको ऐप पे जाके। तो आपको बता देता है कि भाई तेरे को सबसे पहले ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी और यहाँ से पढ़, वो बताएगा भी यहाँ से पढ़, ये नहीं है कि बोल देगा कि पढ़ ले, सब कुछ बताएगा, ठीक है। साथ में प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस की, टेस्ट दे सकते हो, टेस्ट ऑलरेडी जो बने हुए हैं, ठीक है, वो दे सकते हो, या फिर आप खुद से कस्टमाइज कर सकते हो। बढ़िया वाले कूबो से पढ़ाया जाता है, बढ़िया वाली 3D 2D ये सब चीज़ें उसमें लगा के आप लोगों को पढ़ाया जाता है। और लेंस के बारे में तो ऑलरेडी मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक है। और साथ में वेबसाइट पे भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ऐप के साथ आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, कुछ नहीं करना, आपको mvibe.com लिखना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और उसके बाद ये आप लोग ऐसे कर सकते हैं, अपना नंबर डालेंगे इसमें और हो जाएंगे आगे की तरफ, ठीक है। चलिए बस आगे तो बस यही है कि आप ऐप को डाउनलोड कर लेना, और सारी की सारी ऐप ऑलरेडी मैंने तुम्हें बता दी थी। कल करेंगे नया चैप्टर, नीट में भी मैं पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे भी क्लास 12th ही मैंने कंटिन्यू कर रखी है ताकि बोर्ड्स वाले बच्चों की भी हेल्प हो जाए। तो कल वहाँ पे शायद मैं सेमीकंडक्टर करवा रहा हूँ, सुबह ही करवा रहा हूँ, तो वो भी आप लोग उस क्लास में आ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। Keep imbibing. We believe in you.